Hello everyone, welcome to Health Dialogues. I am Dr. Meet Kumar and I am a hematologist and a bone marrow transplant physician. So today we will be talking about a type of blood disease or blood cancer that was first diagnosed in 1854 in a French salesman and a florist, wherein his complaints initiated and the symptoms with which he presented to his physician was by dragging sensation in the abdomen, in the stomach. His spleen was enlarged and it got progressively enlarged, and at the end of 1 year this patient succumbed to his disease. He died because of his disease. Till that time probably no one knew what is going on, but this was published first in approximately early 1900s in the British Journal, when it was coined the term of chronic lymphocytic leukemia. The first diagnosis for a first suspicion for this disease was made in this French salesman, and the diagnosis was made much later, and the term coined for this disease was chronic lymphocytic leukemia. So what is this disease about? How to diagnose this? How do we treat this? And what do we expect after the treatment of this disease? That is what we will be talking about in the next couple of minutes. CLL एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो कि बहुत ही धीमे गति से बढ़ने वाले कैंसरों में आता है, बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्रकार का कैंसर है, जिसका मतलब हो गया कि डायग्नोसिस होने के बाद ज्यादातर मरीजों को, करीबन 60 से 70 मरीजों को इस बीमारी के अंदर, इस कैंसर वाली बीमारी के अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं होती है। बाकी के 30 से 40% लोगों को हो सकता है इलाज की जरूरत पड़े, और उसमें भी ज्यादातर लोगों को हो सकता है गोलियां खाने से, टैबलेट खाने से ही इस बीमारी का इलाज हो जाए लंबे समय तक के लिए। 100 में से 8 से 10% लोगों को इनक्योरेबल कैंसर होता है, जिसका मतलब यह हो गया करीबन 90 से 92% लोग इस प्रकार के कैंसर नाम की बीमारी होने के बावजूद भी अपनी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जी सकते हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, फियर एंड चांसेस ऑफ डेथ फ्रॉम दिस ब्लड कैंसर कॉल्ड क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में की क्या प्रेजेंटेशन होती है? यूजुअली इसके अंदर जो तकलीफें देखने को मिलती हैं लोगों को, बुखार आना, वजन का कम होना, पेट के अंदर भारीपन लगना जिसका कारण होता है तिल्ली का बढ़ना, शरीर में अलग अलग जगहों पर गांठें आना जिसको लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट बोलते हैं, बुखार का आना, प्रकार प्रकार के अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस का होना, बार बार होना जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता हो। तो ये सारे के सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से CLL पकड़ में आने की संभावना बढ़ती है। एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसको हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन अचानक से गिर जाता है। हमने चेक किया था, हीमोग्लोबिन आज हमारा 12 था, 1 महीने बाद हमारे हीमोग्लोबिन घट के 12 से सीधा 6 हो गया, उसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। अचानक से हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, यह एक प्रकार की तकलीफ हो सकती है। CLL के मरीजों के अंदर, इस प्रकार के कैंसर के अंदर हीमोलिटिक एनीमिया की तकलीफ हो सकती है, जिसको आइडेंटिफाई करना एक हेमेटोलॉजिस्ट का कर्म है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसका कारण को आइडेंटिफाई करना सेकेंड एजेंडा होता है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ट्रीटमेंट करना इज द थर्ड मोटिव। सो इस प्रकार से CLL की बीमारी को पकड़ा जा सकता है। किस प्रकार से इसको प्रोग्नोस्टिकेट किया जाता है कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग 60% में आएंगे जिनको कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उसके बाद वाले 35% में आएंगे जिनको इलाज की जरूरत पड़ेगी, तो कौन से वाले इलाज की जरूरत पड़ेगी, या हम बाकी के 10% में आएंगे जिनको हो सकता है कि अग्रेसिव वाला CLL होगा जिसके अंदर बिल्कुल ही बेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड के टेस्ट, कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट, कुछ प्रकार के बोन मैरो टेस्ट, कुछ प्रकार के स्कैन्स की जरूरत पड़ सकती है जिसमें पेट स्कैन भी शामिल हो सकता है। तो इस प्रकार के टेस्ट को करने से, इन सभी प्रकार के टेस्ट की अलग अलग जांचें करने से ये चीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन टेस्ट जिससे आइडेंटिफाई होता है और काफी कॉमनली लोग प्रेजेंट करते हैं कि हमारा ब्लड काउंट बढ़ा हुआ है, WBC काउंट बढ़ा हुआ है, और WBC काउंट के अंदर भी हमारा न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं। 80% 90% हमारे ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स का प्रमाण दिख रहा है, जिसका मतलब होता है लिम्फोसाइटोसिस हो रखा है हमारे ब्लड के अंदर। इसको जब आगे इवेल्युएट किया जा सकता है, जिसको फ्लो साइटोमेट्री का टेस्ट कहते हैं, उस फ्लो साइटोमेट्री के टेस्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक
मार्कर्स लगा करके उसे CLL कंफर्म किया जा सकता है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया कंफर्म किया जा सकता है। उसके बाद जिस लेवल की टेस्ट की जरूरत होती है वो है मॉलिक्यूलर एवं जेनेटिक टेस्ट, जिसके अंदर साइटोजेनेटिक्स एवं फिश फॉर CLL टेस्ट की जरूरत होती है। कुछ लोग आज की तारीख में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के टेस्ट भी कराने लगे हैं, जिससे स्पेसिफिक टेस्ट जानकारी मिलने से अग्रेसिवनेस ऑफ CLL का पता चल सकता है। सदियों से जिस प्रकार के टेस्ट करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है उन्हें राई एंड बिनेट स्टेजिंग कहते हैं। कुछ लोगों के अंदर ट्रीटमेंट के इंडिकेशंस हैं या नहीं है, वो इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पर आइडेंटिफाई होते हैं कि किसी व्यक्ति को CLL के जिसको डायग्नोसिस हुआ है उसके अंदर इलाज की जरूरत है कि नहीं है, वो इन्हीं टेस्ट और जांचों के माध्यम से पता चलता है। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं आपको बता रहा था जिससे अग्रेसिवनेस पता चलती है वो होते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट, कैरोटाइपिंग एवं फिश का टेस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ऑफ CLL को TP53 डिलीशन 17p का म्यूटेशन है कि नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर IGHV एक प्रकार की जीन है जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर NGS टेस्ट करके कुछ और प्रकार के जीन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे ATM है, NOTCH1 है, BIRC3 है। तो इस प्रकार की जीन्स यदि म्यूटेटेड उस प्रकार के CLL के व्यक्ति के अंदर हैं तो उसके अंदर प्रोग्नोसिस खराब होगा, वो एडवांस प्रकार का CLL है और उसके अंदर बेस्ट प्रकार के ट्रीटमेंट्स करके उसको एडवांस रूप से क्योर करने की या टेक्निकली रेमिशन अचीव करने की जरूरत है। एक बार डायग्नोसिस हो गया, प्रोग्नोसिस हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट की बारी आती है। क्या CLL के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है? वह एक बहुत ही रिमोट प्रकार का इलाज होता है, क्योंकि मैं इस बात को अपफ्रंट इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कुछ प्रकार के लोग ऐसा मानते हैं कि CLL ब्लड कैंसर जिसको हो गया उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। CLL के 90% लोगों को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती है। ट्रीटमेंट की जहां तक हम बात करते हैं तो जिस प्रकार के ट्रीटमेंट्स आज की तारीख में CLL में अवेलेबल हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। जो 40 साल 30 साल पहले तक ट्रीटमेंट्स थे, क्लोरेम्ब्यूसिल, मेल्फ्लान, इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट्स उस टाइम पर यूज किए जाते थे, आज की तारीख में उसमें से कोई भी दवाई यूज नहीं की जा सकती है। पिछले 2 दशकों के अंदर जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं उन्होंने CLL के ट्रीटमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आज की तारीख में जो यूज होते हैं, अगर हाई रिस्क वाला CLL है, डिलीशन 17p है या IGHV अनम्यूटेटेड है जिसे हाई रिस्क CLL बोलते हैं, उसके अंदर इब्रूटिनिब या एकाइलब्रूटिनिब एज सिंगल एजेंट थेरेपी या फिर वेनिटोक्लैक्स विद ओबिनिटुजिमैब या फिर BTK इनहिबिटर्स यानी कि इब्रूटिनिब या एकाइलब्रूटिनिब के साथ में रिटुक्सिमैब बेस्ड कीमोथेरेपी, तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि फिट पेशेंट्स यदि ना हो तो। फिट पेशेंट्स के अंदर भी ज्यादातर जो हाई रिस्क वाले CLL होते हैं उनके अंदर यही रेजिमेंट्स, उसके अलावा 1-2 और ट्रीटमेंट्स जो इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं वो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। जब हम बात करते हैं नॉन हाई रिस्क CLL की, यानी कि जिसके अंदर ना तो डिलीशन 17p है, ना IGHV अनम्यूटेटेड है, ना तो ATM जीन म्यूटेटेड है, ना अदर NOTCH1 है, ना इस प्रकार की म्यूटेशन जिनमें नहीं है, जो कि हाई रिस्क नहीं है, उनके अंदर फिट पेशेंट्स के अंदर FCR रेजिमेंट आज की तारीख में बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी माना जाता है। पिछले कुछ समय में लोग जिसे बोलते थे कि भाई जिसकी वजह से साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा होते हैं, किंतु उन इन्फेक्शन के रिस्क उठाने के बावजूद भी इस बीमारी को लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल करने के हिसाब से यदि देखते हैं तो FCR से बेटर रेजिमेंट नहीं है। कुछ सेंटर्स आज की तारीख में भी बेंडामास्टिन रिटुक्सिमैब BR रेजिमेंट जिसको बोलते हैं वो लोग यूज करते हैं, किंतु हमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों, फिजिशियंस, ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट तक ये चीज पहचानी है कि FCR फॉर नॉन हाई रिस्क CLL फॉर अ फिट पेशेंट द बेस्ट रेजिमेंट इज FCR, दैट मींस फ्लूड्राबिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड रिटुक्सिमैब। फॉर टेक्निकली एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फॉर मोस्ट अदर पेशेंट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट नाउ इज डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट काउंसलिंग। यदि पेशेंट इंडेफिनिट ट्रीटमेंट के लिए विलिंग है तो इब्रूटिनिब और एकाइलब्रूटिनिब। यदि पेशेंट चाहते हैं कि हमें फुल टाइम, लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमें टाइम डिफाइंड ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वेनिटोक्लैक्स, दैट इज अ BCL2 इनहिबिटर in combination with obinutuzumab, that is a newer molecule for CD20 inhibitor monoclonal antibody, that is a newer generation of rituximab molecule that is available for ages. So इस प्रकार से इस प्रकार के ट्रीटमेंट करके इन प्रकार की बीमारियों को, CLL की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होंगे जिनके अंदर सिर्फ हिमोलिटिक अनीमिया कर रहा है CLL, इसके अलावा और कोई तकलीफ नहीं पैदा कर रहा है, तो ऐसे में इन मरीजों को सिर्फ IVIG या रिटुक्सिमैब की ट्रीटमेंट देकर उनकी हिमोलिटिक अनीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर स्टेरॉइड की मेडिसिन लगा कर के हिमोलिटिक अनीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके
इनके अंदर कन्वेंशनल कीमोथेरेपी लगा करके CLL को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें हुई उन लोगों के लिए जिनको CLL के मरीज के अंदर इलाज की जरूरत है। मैंने बात किया उन लोगों के बारे में जिनमें 60 से 70% लोगों को इलाज की जरूरत ही नहीं होती है। कैसे पता चलेगा कि मुझे इलाज की जरूरत है या मुझे इलाज की जरूरत नहीं है? उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन और CT इमेजिंग की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके लिम्फ नोड का साइज कितना है। यदि वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज के हैं तो ऐसे में इलाज की जरूरत है। यदि आपका स्प्लीन का साइज, तिल्ली का साइज 7 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपको इलाज की जरूरत है। यदि आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं जिसके लिए आपको साल में 3 बार से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है तो आपको CLL की ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपके अंदर इम्यूनिटी की कमी है और वो CLL की वजह से है। इसी प्रकार से अलग अलग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस किसी लोगों को होते हैं CLL के मरीजों को, उनको भी इस प्रकार के इलाज से CLL के इलाज से फायदा मिलने की गुंजाइश रहती है। तो इसी प्रकार से ब्रॉडली यदि हम बात करते हैं किसे इलाज की जरूरत है, किसी इलाज की जरूरत नहीं है, पहले वो आइडेंटिफाई करना है। जिसे इलाज की जरूरत है उसे किस प्रकार की इलाज की जरूरत है, या वो हाई रिस्क है, क्या वो स्टैंडर्ड रिस्क है, उस हिसाब से उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट को प्लान करके लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल अचीव किया जा सकता है। तो आज की तारीख में 2021 में यदि हम लोग बात करते हैं CLL के बारे में, इट इज अ लो ग्रेड CLL, इट इज अ लो ग्रेड लिम्फोमा, इट इज अ लो ग्रेड टाइप ऑफ ब्लड कैंसर दैट gives a lifespan of more than 10 to 15 years in most of the patients. More than 90% patients will live for more than 10 to 15 years with this disease. Many of them will not require, they will have an absolutely normal lifespan and normal healthy lifestyle they can follow. And if someone is saying that CLL, a type of blood cancer in 2021 is incurable, that is absolutely wrong and falsehood. And we should say that you should go and meet your hematologist that will give you proper directions that how a patient in 2021 with CLL should be treated. Thank you. Never miss a medical update from Medical Dialogues. Like, subscribe, and press the bell icon.